1995 में बीएसएनएल के थ्रू हमारा इंटरनेट लॉन्च हुआ। हमारा देश में जो इंटरनेट का प्रचलन हुआ है डिफ्यूज तरीका से एक टाइम बाउंड पीरियड में और सबको लेके एक इंक्लूसिव अप्रोच से इंटरनेट गया हुआ। तो सर शम्मी कपूर जी को तो हम जानते हैं कि वो तो बॉलीवुड के एक्टर हैं, बट उनका बॉम्बे कंप्यूटर क्लब से क्या कनेक्शन था और उनका बीएसएनएल से क्या कनेक्शन था? हमेशा एक कन्वर्सेशन होते थे। शम्मी कपूर वाज अ बिग मोटिवेटर। तो बॉम्बे क्लब एक बड़ा फैसिलिटेटर था। सपोर्ट के साथ साथ सरकार को भी पता लगा कि इसमें इंटरेस्ट है और आगे 2.5 करोड़ का सिर्फ इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से, बाद में 25 करोड़ लगा के सब इम्प्रूव हुआ। सिंगल साहब ने जिस तरीके से संस्था को लेके बढ़ाया। जब आपको एक 2 घंटे की मूवी डाउनलोड करनी होती है, मान लो 4 GB की मूवी, अभी तो हमें 5 to 6 मिनट्स लगते हैं। उस टाइम पर तो सर स्पीड कुछ kbps में होगी। उसमें भी एक उत्साह था कि हो रहा है, कुछ हो रहा है यार, एक मूवी आएगा, एक मूवी डाउनलोड होगा तो हम देखेंगे। हमारे पास सर दुनिया के सारे इंजीनियर्स हैं, हमारे गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के सारे सीईओज भी हमारे इंडिया के ही हैं, लेकिन सर हमारा खुद का सर्च इंजन क्यों नहीं आया? कहीं हम जो टैलेंट है उनको उस तरीके से हम मोटिवेशन दे नहीं पा रहे कि वो विश्वास रखे कि हम यहाँ पे भी कुछ कर सकते। इंडियन इन्वेस्टर्स डर रहे हैं ऐसे मून शॉट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं, कहीं इनको लगता है कि कोई बबल उबल ना अभी भी पड़ा है एआई में और लगा के हमारा ना पैसा चले जाए। ये अब कल्चर है, कह सकते हर्ड मेंटेलिटी एक कल्चर है। अगर आप जाते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में सब चले जाते हैं। तो अलग अलग एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप करे, सक्सेस स्टोरी करे और फिर इकट्ठा होकर कलेक्टिवली काम करे। 83% अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पे साइबर अटैक हुआ है तो डेटा के अनुसार सर 24% के पास ही रिसोर्सेज थे उस अटैक को टैकल करने के लिए। ईमेल लोगों के अपना पासवर्ड इस तरीके से पासवर्ड रखता है कि वो इजीली उनकी तरफ इंटेलिजेंटली गैस किया जा सकता है। सर्ट इंडिया की एक मैंडेटरी नॉर्म भी है कि आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कोई भी इंसिडेंट होता है। तो लोग रिपोर्ट भी नहीं करते क्योंकि डरते हैं या एक वो होता है कि हमारा क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाएगा। बड़ी कंपनीज का जैसे डीप फेक वाला आप देखोगे, रश्मिका मंदाना जी की फोटो हुई थी, देन वो ग्रॉक का इंसिडेंट हुआ था। एआई जनरेटेड वो डिप फेक भी इसमें आता है। किस तरीके से इसको डील करेंगे, कहाँ आप लेवलिंग करेंगे, और अगर इस तरीके से मिसयूज होता है और कंटेंट आगे जाता है तो पहले जो 36 घंटा की समय सीमा थे उसको टेक डाउन नोटिस को उसको 3 घंटा मिल रहा है। स्पीड या सिक्योरिटी? सिक्योरिटी। नेक्स्ट यूपीआई क्या होगा, कौन सा सेक्टर? हेल्थ स्टैक, एग्री स्टैक या ओएनडी? मुझे लगता है हेल्थ। 30 years ऑफ इंडियाज जर्नी तो हमें इस बुक में मिल रही है। 10 साल में भी बहुत कुछ हो जाएगा। 30 में जो हुआ तो 10 साल में और ज्यादा होगा। Welcome back to another episode of Janmangal. I'm your host Bhumika Vyas, and today I'm going to give you a story of India's 30 years of internet journey. Imagine करिए, जयपुर का एक रोड साइड स्टॉल और वहां पे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आते हैं और पीएम मोदी के साथ कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं। अब पेमेंट करने की बारी आई तो पीएम मोदी जी ने अपना मोबाइल निकाला, यूपीआई खोला, स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। मैक्रोन इनको देखकर हैरान रह जाते हैं कि ओके, नो कैश, पेमेंट डन। तो उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि दिस इज माय बिगेस्ट मेमोरी व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट। और वहीं से आप ये समझिए वो उस टाइम का टाइम था और आज का ये टाइम है कि पेरिस, जयपुर छोड़ो, पेरिस में, फ्रांस में आप आईफिल टावर की जब टिकट खरीदते हैं तब वहां पर इंडियन टूरिस्ट यूपीआई से पे कर रहे हैं, वो भी इंडियन रुपीज में। अब ये तो रहा हमारा इंडिया का सफर, लेकिन जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका सफर शुरू हुआ 30 साल पहले, वो भी असम के एक छोटे गांव हाफलॉस। सर उस जगह से आते हैं जहां पर फोन नहीं था और जब टेलीग्राम आता था तो लगता था कोई बैड न्यूज है। इन्होंने 1995 में इंडिया का सबसे पहला डायल अप कनेक्शन से लेकर 2026 में एआई रेवोल्यूशन तक का जर्नी देखा। Presenting Mr. Subhiman Bhattacharya ji. He is a cyber policy expert, defense tech strategist, author of the landmark book The Digital Decade, and someone who has not just witnessed 30 years of India's journey but has also built 30 years of India's internet journey. Sir, welcome to the show. Thank you, Bhumika. Sir, आज हम आपसे काफी कुछ जानना चाहते हैं, जैसे हम इंडिया का आज तक सर्च इंजन क्यों नहीं बना पाए। सर, रिलायंस का डेटा को सस्ता लेकर क्या हमारे पास पॉजिटिविटीज आई, क्या हमारा काम थोड़ा मुश्किल हुआ। प्लस सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया जो है ग्लोबल टेक वॉर में कैसे आगे बढ़ रहा है। प्लस सर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी पर्सनल जर्नी से।
सर आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे ये बुक लिखनी है और ये स्टोरी जनता तक जानी चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि मैं असम की हाफलॉन्ग से हूँ, तो असम में 2 वैलीज़ जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली, और उसके बीच में पहाड़ है। तो हाफलॉन्ग एक पहाड़ी शहर है और इसको आज भी असम की ओनली हिल स्टेशन कहा जाता है। तो हम जब वहाँ अपने स्कूल में गए, तो एक छोटा-मोटा एक पब्लिक लाइब्रेरी था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उस लाइब्रेरी में भी उस तरह का कोई किताब ना थे, ना हमारे पास अपने टीचर के बाहर और स्कूल के बाहर कोई एक्स्ट्रा सोर्स था इन्फॉर्मेशन लेने का। फिलहाल उसके बाद हम हाफलॉन्ग से गुवाहाटी आए, गुवाहाटी से दिल्ली आए और अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, मैं मैथमेटिक्स में मास्टर्स में कर रहा था। उस समय पता लगा कि कोई कुछ चमत्कार फिजिक्स के आने वाला है। कोई हॉस्टल का ही किसी छात्र ने आके मुझे कहा, क्योंकि मैं उस हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बड़ा प्रसिद्ध हॉस्टल है मानसरोवर हॉस्टल में, उसका उस समय जनरल सेक्रेटरी होता था। तो फिजिक्स का स्टूडेंट आके मुझे बोला कि आप पता लगाओ, कोई एक चमत्कार होने वाले हैं, हमें उसमें जाना चाहिए। तो मैं अपने सोर्सेस में लगाया होगा, मुझे याद है जगदीश टाइटलर उस समय मंत्री होते थे, वहाँ के वो सांसद भी थे, तो उनके एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी से मैंने पूछा था, वो भी कुछ मुझे ठीक पता नहीं पाए। तो फिलहाल पता लगा कि अशोका होटल में कुछ होगा 14 अगस्त 1995। लेकिन कोई एक छोटा मोटा फंक्शन, उसमें कोई ना टिकट एंट्री ना ऐसा कुछ था, तो हमने इसको छोड़ दिया। बाद में पता लगा कि यही इंटरनेट का लॉन्च था और साथ साथ में ये एक बॉम्बे में एक एफोर्टिक बॉम्बे क्लब की एक कहानी थी। कुछ एलिट लोगों की एक क्लब आप कह सकते हैं, मोहतलाल और शमी नरंग काफ़ी एक्टिव इंटरनेट यूज़र थे। तो इन लोगों ने भी इसको उत्साह देके, फिलहाल इनका काफ़ी बड़ा भूमिका रहा शुरुआत में। इन एक सज्जन जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, ये बीके सिंघल, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड उस समय होता था, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता था, वो सीएमडी थे। उनकी प्रयास से उस समय इंटरनेट आया था, क्योंकि कोई समझते नहीं थे और लोग सोच रहे थे कि कोई पैसा सरकार की फिजूल का खर्च हो जाएगा और यहाँ कुछ ऐसा कुछ कहानी नहीं। लेकिन आप अगर हम इस वक्त उसी वक्त में जाए सोचे, और आप सोचे कि इतने साल बाद, 30 साल बाद, कितना चमत्कार इस देश में हम इसी इंटरनेट के लिए देखे। तो हाफलॉन्ग से दिल्ली, दिल्ली में इंटरनेट का पता लगाना, इसके बाद शुरुआती कुछ दिनों में इंटरनेट को थोड़ा बहुत सीख लेना, एक कम्युनिकेशन का जो रिवॉल्यूशन, और आज जिस तरीके से सारे स्टेप्स हम क्रॉस करके एआई एज तक पहुंच गए, तो ये देश का जो एक एम्पावरमेंट रहा है, ये इसी स्टोरी मुझे उत्साह करता है और यही प्रेरणा से मैंने ये किताब लिखा है कि अपना जो एक जर्नी है, ये टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ साथ, और ये इतना बड़ा देश है, सभ्यता भी अलग अलग है, बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे फूड हैबिट्स है, बहुत सारे फेस्टिविटीज़ है। लेकिन फिर भी ये इंटरनेट एक कनेक्टिंग मीडियम है, तो हम कहाँ नॉर्थ ईस्ट की हाफलॉन्ग और आज दिल्ली में बैठ के पूरा दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, तो यही माध्यम हमको कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं सोचा कि इसको लिखना चाहिए। सर आपने अभी बताया कि 1995 में बीएसएनएल के थ्रू हमारा इंटरनेट लॉन्च हुआ, तो सर 1995 से जो हमारी इंटरनेट की जर्नी है वो किस तरीके से रही सर? मुझे तो लगता है कि हमने बड़ा प्यार से इस माध्यम को अपनाया और हम सारे स्टेप्स में इसमें सीखते गए कि टेक्नोलॉजी जिस तरफ से आई है, टेक्नोलॉजी जिस तरीक़ा से इंटरनेट की माध्यम को अलग अलग गतिविधियों में लेके गया है, टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ और सारे फीचर्स आए, जैसे कि सोशल मीडिया 2004 के एक फेनोमेनन है। हम 2001 में डिजिटल सिग्नेचर्स की
लागू करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास रहा, इंडस्ट्री आगे आए और साथ-साथ में जिस तरीके से डायल अप मॉडेम की हम बात कर रहे थे और डायल अप मॉडेम से आगे आज आपको पता ही नहीं लगता है कि सबकी लैपटॉप में या मोबाइल डिवाइस में कनेक्टिविटी की सुविधा है। तो कोई वो जो एक साउंड पर्टिकुलर होता था, लॉगिन का हैंडशेक हम बोलते थे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में, वो आजकल किसी को पता भी नहीं लगता है कि किस तरीके तो एक सिमलेस कहानी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे गतिविधि रहे इस जर्नी में, और उस माइलस्टोन्स को अगर हम पकड़े तो हमें समझ में आएगा कि हमारा देश में जो इंटरनेट का प्रचलन हुआ है वो बड़ा एक डिफ्यूज तरीका से एक टाइम बाउंड पीरियड में और सबको लेके एक इंक्लूसिव अप्रोच से इंटरनेट गया हुआ है। हम भी शुरुआत में सोचते थे कि हम तो शहर में, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग भी आता है, हम इंटरनेट से, लेकिन हमारा वहाँ कब जाएगा, या कश्मीर के कोई लोग समझेगा कि नहीं, ऐसे एक विचार मेरे में ही होते थे। अगर आज देखें आप तो 57% इंटरनेट सब्सक्राइबर्स रूरल एरियाज में इस देश के। तो डिजिटल डिवाइड की हम बहुत शुरू से बात करते हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइड धीरे धीरे कम होते गए कि आज रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी भी है और कॉमर्स भी उस तरीके से बढ़ गई है। जितने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग सामान खरीदते हैं वो रूरल एरियाज में आज की डेट शहर से भी ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये बहुत सारे माइलस्टोन्स हमारा रहे हैं। पहले शुरुआत हुई ये डायल अप से, फिर हम डायल अप से आगे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में गए। कुछ कुछ समय हम अब सैटेलाइट की भी बात हो रही है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या रहे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में कितने सुधार आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और जो एप्लीकेशंस जितने आए, जिस तरीके से लोगों शामिल होते गए, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, आपकी वॉइस कॉलिंग, शुरुआत में जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और नॉर्मल पीएसटन टेलीकॉम के इसके बीच में भी काफ़ी सारे एक टेंशन होती थी कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स बिजनेस से बाहर हो जाएंगी क्योंकि वॉइस ओवर आईपी आएगा। आज अगर आप देखें तो इसकी बात ही कोई नहीं करता, ज़्यादातर कल कल लोग आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आगे टेक्नोलॉजी और कहाँ लेके जाएगा। आज ही हम एआई से बड़े चिंतित है कि कहाँ एआई किस गति में और किस दिशा में ये इंटरनेट माध्यम को ले जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो बैकबोन है, ये सारे कनेक्टिविटी के जो बैकबोन है, जो इंटरनेट के माध्यम है, वो हमेशा रहना पड़ेगा। ये जैसे आज हम बिजली के बारे में कभी सोचते नहीं, बिजली हमें चाहिए ही और एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से चलता है। इसका भी टेलीकॉम का भी या इंटरनेट का माध्यम का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा रहेगा, चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से रहे, चाहे वो ब्रॉडबैंड से रहे, चाहे वो अंडर सी केबल से रहे, लेकिन कनेक्टिविटी का नेटवर्क हमेशा इंटरनेट की रहेगा एक। बिल्कुल सर। सर लेकिन उस टाइम पर आप जब आपको एक 2 घंटे की मूवी डाउनलोड करनी होती है, मान लो 4 GB की मूवी थी, अभी तो हमें 5 to 6 मिनट्स लगता है। उस टाइम पर तो सर स्पीड कुछ kbps में होगी, 9-10 kbps होगी, अभी तो mbps 100 mbps पे भी चलती है। तो सर आपको कैसा लगता है कि उस टाइम हम एक हफ्ते में एक मूवी डाउनलोड हो रही है, नाउ इट्स लाइक 5 मिनट्स। उसमें भी एक उत्साह था कि हो रहा है, कुछ हो रहा है यार, एक मूवी आएगा, एक मूवी डाउनलोड होगा तो हम देखेंगे। मैं इतना मूवी देखने वाले इंसान कभी नहीं रहा, लेकिन मेरे हॉस्टल की या बहुत सारे दोस्त को मैंने बाद में भी देखे कि कौन सा मूवी वो डाउनलोड करके देखे, उनमें बड़ा उत्साह रहता। तो ये जो एक हफ्ता की समय, 4 दिन की समय, 2 दिन की समय से आज कुछ ही सेकंडों में हम डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें लोगों का बीच में बहुत प्रभाव तो रहा है। लेकिन मुझे और भी एक चीज़ लगता है कि कहीं अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया। पहले जिस तरीके से अब टाइम की सेक्रीफाइस करके बैंडविड्थ को इस्तेमाल करके कोई आता था, ये मतलब एक
एक रिवोल्यूशनरी कुछ आया, सो यू मस्ट स्पेंड मोर टाइम, यू मस्ट सी इट सीरियसली बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड सो मच। आजकल वो रील्स में लोगों का मन उन रहता है, तो छोटा छोटा उसमें तो कहीं क्रिटिकल मास शायद नहीं हो रहा है। लोगों का सुपरफिशियल नॉलेज बहुत मैटर्स में है, लेकिन अ, अगर फिल्म में भी अगर देखें तो लोग अभी बहुत सारे रील्स, 15-20 रील एक दिन में भी कोई देख सकता है कि किसी फिल्म के बारे में अपना, या 15 फिल्म के बारे में वो जानते। पहले तो एक फिल्म एक हफ्ता में जानते थे, वो फिल्म को उस तरीके से जानते थे कि सब कुछ सीन्स या क्लाइमेक्स या सब कुछ वो बता सकते हैं। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। अब लेकिन टेक्नोलॉजी एक गति हमेशा दिए है कि हम इंटरनेट के माध्यम से हमारे जो कंजम्पशन है उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ। सर अभी आपने एक बताया था हमें बीएसएनएल के का बॉम्बे कंप्यूटर क्लब के साथ कनेक्शन। तो सर शम्मी कपूर जी को तो हम जानते हैं कि वो तो बॉलीवुड के एक्टर थे, बट उनका बॉम्बे कंप्यूटर क्लब से क्या कनेक्शन था और उनका बीएसएनएल से क्या कनेक्शन था? देखिए, जब इंटरनेट को देश में लाना था तो सिंगल साहब को अ, चाहिए था कि कोई इस तरीका से ग्रुप्स रहे जो इसका जो स्टेक होल्डर भी आप कह सकता है, जो इसको उत्साह दे सकता है या इनका पीछे भी एक बैकग्राउंड है, क्योंकि लोगों का नॉलेज नहीं था। सरकार के बीच में भी इस तरीके का कोई खबर नहीं थी कि इस तरीके से है। एक एजुकेशन का नेटवर्क था एरनेट, जिसके माध्यम से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को कनेक्शन दिया गया था और वो कम्युनिकेट करते थे। बट इनकी कम्युनिकेशन का नेटवर्क आज के जैसा ईमेल जिस तरीके आसान है वो उस तरीके से नहीं था। वो अलग स्टाइल से वो ईमेल चलते थे। तो आपको मतलब नेचुरली आज हम जैसे ईमेल एक लिखते हैं वैसा नहीं था। ये पकड़ लीजिए, थोड़ा सा jargon टाइप या साइंटिफिक स्टाइल में चले जाते थे। लेकिन जब सिंगल साहब को बीएसएनएल के माध्यम से इंटरनेट लाना था, उनको एक ग्रुप चाहिए था जो इनको बॉम्बे क्लब में मिला था। बॉम्बे क्लब में इनके बीच में हमेशा एक कॉन्वर्सेशन होते थे कि क्या लाए, क्या हो रहा है, क्या फिल्म अच्छा है। और शम्मी कपूर वाज अ बिग मोटिवेटर इन दैट ग्रुप। और मुझे याद है मिस्टर मफतलाल भी थे, अब विजय मुखी शायद वो भी थे। और जब यहाँ लॉन्च की समय अगर आपने देखा कि जब इंटरनेट शुरुआत में लॉन्च हुआ था तो इन्होंने जो फोरकास्टिंग की थी कि इतनी बैंडविड्थ की ज़रूरत हो, ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थे, तो शुरुआत में ये ठीक से नहीं चल रहे थे। 2.5 करोड़ का सिर्फ इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से, बाद में 25 करोड़ लगा के सब इम्प्रूव हुआ। जो जब आपकी ईमेल सर्विसेज आपको मिले या लीज्ड लाइन डायल अप कनेक्शन जो लेते रहे, तो बॉम्बे क्लब एक बड़ा फैसिलिटेटर था। और इसके सपोर्ट के साथ साथ सरकार को भी पता लगा कि इसमें इंटरेस्ट है और आगे सिंगल साहब ने जिस तरीके से संस्था को लेके बढ़ाया, मुझे लगता है कि ये एक म्यूचुअली और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी ये दोनों बीएसएनएल और बॉम्बे क्लब के बीच में थे। तो सर आप जब थे आप क्या बीएसएनएल में आपने आपके सामने क्या क्या चीजें हुई जो आपको लगा कि यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना फास्ट लोग कैच करेंगे? नहीं, मेरे भी तो शुरुआत में वो ईमेल एड्रेस होते थे subimal@giasdl01.bsnl.net.in। और जब हॉटमेल शुरू हुआ था उसी 2-3 दिन में मेरा subimal@hotmail.com आज भी मेरे साथ है, उसी समय मैंने किया था। वाओ सर, आपने अपने नाम से किया। हाँ। हमारे आईडी जो ऑर्कुट वाले टाइम के थे, एवरीबॉडी वाज हैविंग सम फैंसी नेम्स। तो हमें तो पूरा नाम मिला हुआ है। हो सकता है और 6 महीने बाद ही करते तो सुबिमल नहीं मिलता, सुबिमल बी या सुबिमल BH या कुछ और, या सुबिमल 1 2 3 उस तरीके से होते। तो हमें वो बीएसएनएल का भी वो उस समय जो डायल अप कनेक्शन का ईमेल एड्रेस होते। अब इसके बाद बीएसएनएल को टाटा ने एक्वायर किया। फिर
ब्रॉडबैंड सर्विसेज में भी रहे। फिर वायरलेस में ब्रॉडबैंड से जब वायरलेस टेक्नोलॉजी की इम्प्रूव हुआ और जितने आपके 2G 3G 4G 5G वायरलेस में ज़्यादातर इंटरनेट कम्युनिकेशन मतलब लास्ट माइल के लिए वायरलेस में चले गए, या ब्रॉडबैंड धीरे धीरे आज भी नेशनल आपकी डिजिटल इंडिया के माध्यम ब्रॉडबैंड एक बड़ा संस्था है जो आज भी हम ब्रॉडबैंड की एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। तो वायरलेस में जब ये शिफ्ट हुए हैं और नए प्लेयर्स भी है, और इसके बाद अगर आप देखें कि BSNL जो सरकार की तरफ से जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की BSNL एक बने, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जब लाइसेंस के माध्यम से आए, और जब 2016 में जियो आए तो एक सबसे एक डिसरप्टर के हिसाब से वो आके बैंडविड्थ का प्राइस भी उस तरीके से गिराया, कॉल भी आपकी फ्री हो गई वो आपके कनेक्शन के साथ, और आज ये एयर फाइबर के माध्यम से घर पे भी कनेक्टिविटी था, और भी प्लेयर्स है। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इस देश में इस तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, एक बात है कि ये इसका डिफ्यूजन और स्प्रेड हुआ, और साथ साथ बैंडविड्थ का प्राइस हमेशा गिरते गए, तो इसीलिए लोगों का कनेक्टिविटी और लोगों को उसको अपनाने में, एक्सेप्ट करने में बहुत कम समय लगा, क्योंकि पॉकेट में इनका उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं था। जैसे कि आपको पता होगा शुरुआत में जो हमारा मोबाइल कनेक्शन आए थे उसी समय आए जब इंटरनेट भी आए, तो 16 रुपीज़ 95 पैसा पर मिनट का एक कॉल होता था। My God, 16 rupees per minute. पैसा आज कुछ भी नहीं है, 0.03 रुपीज़ शायद है। तो कोई कोई फर्क नहीं। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है प्राइस आपके रिडक्शन के लिए, और क्वालिटी एक्सपेंशन सब कुछ हुए, तो आगे कहाँ चले जाते देखते हैं टेक्नोलॉजी। अब तो बात हो रही है कि सैटेलाइट से किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट या हो सकता है कि नहीं, या लेटेंसी जो सैटेलाइट में होते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्रूव होते रहे और लोगों का कम्युनिकेशन का कैपेसिटी भी बढ़ते गए। तो सर अभी जैसे हम अभी 5G यूज कर रहे हैं, तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा 6G इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये तो 1-2 साल में बात हो रहा है। जैसे कि मंत्री जी ने भी टेलीकॉम मंत्री भी बताया कि हम हर जी के साथ साथ हम एक लीप ले रहे हैं, और 6G हम लीड कर रहे हैं। 6G में हम कॉपरेशन कई कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा होम ग्रोन बहुत सारे कंपनीज है, इवन स्टार्टअप्स है जो 6G के सारे स्टैक हम खुद बना चुके हैं। तो ये कभी भी किसी भी समय अगले 1 साल 1.5 साल में इसका आगे हम देखेंगे, उसमें स्पीड और बढ़ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगे, वीडियो डाउनलोड और आसान हो जाए, कुछ ही सेकंडों में बड़े बड़े वीडियोस आ जाएंगे। तो अगर देखें हमारा जो देश का भी जो टेक्नोलॉजी की, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आपकी R&D सेक्टर या इंजीनियरिंग टैलेंट्स वो भी इम्प्रूव करते गए। 2, 3, 4, 5 में हम आगे नहीं रहे, 6G में हम आगे रह रहे। इवन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में भी नए टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन करने में भी हम काफ़ी काम आगे कर चुके हैं 6G के लिए। हमारे पास सर दुनिया के सारे इंजीनियर्स हैं, हमारे गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के सारे CEOs भी हमारे इंडिया के हैं, लेकिन सर हमारा खुद का सर्च इंजन क्यों नहीं आया? ये काफ़ी बड़ा बात है कि Yes. आइलैंड्स ऑफ एक्सपर्टीज है, Yes. लेकिन एक बड़ा नेशनल लेवल में हम क्यों उस तरीके से ना सर्च इंजन ना कोई मेजर प्रोडक्ट हम उस तरीके से कर पा रहे हैं। और बिग टेक जो है कि हर बिग टेक की फुटप्रिंट्स यहाँ से R&D से लेके इवन लीडरशिप तक हमारे ही लोग ही कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे देश में नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा महत्व है। इसीलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कि कहीं हम जो टैलेंट है उनको उस तरीके से हम मोटिवेशन दे नहीं पा रहे कि वो विश्वास रखे कि हम यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं। वो जो इकोसिस्टम एक चाहिए कि जिस इकोसिस्टम वो आराम से काम करे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो रहते हैं और संस्था में भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाते हैं, तो इस तरीके से
कहीं जो एक 6-7 आपके पहलू होते हैं जिसके माध्यम से एक होल ऑफ टीम अप्रोच होता है, यहाँ कभी नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगता नहीं वो आज भी आया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस रह ही जाता है। और कभी आप बनाने के बाद भी आपको मार्केट ढूंढ के निकालना और इसके बाद मार्केट से सपोर्ट करना, वो उसमें भी समय लग जाता है। बहुत समय निगेटिविटी भी रहते हैं, आपको डिस्करेज किया जाता है। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो फोकस यहाँ होना चाहिए था, एंटरप्रेन्योरशिप को जो सपोर्ट, ओपन सपोर्ट देना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे टैलेंट सब बाहर चले गए और बाहर जाके प्रोग्रेस करते रहे। तो सर्च इंजन का भी यही कहानी रहा, एक दो प्रयास रहे शुरुआत में। सर गुरुजी और रफ्तार करके इंडियन स्टार्टअप्स थे। तो देखिए, गूगल इतने स्ट्रांग है, आज तो गूगल है, बट और भी साथ में याहू की सर्च इंजन में काफ़ी एक समय बहुत स्ट्रांग होते थे। तो एक तो था कि ये लोग कुछ छोटा मोटा वो है, एक तो एक नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस में भी कभी कभी स्टिफलिंग के काफ़ी सारे केसेस भी आए थे, बट या तो वो खरीद लेते थे। और आईबॉल्स पकड़ने के लिए आपको जिस तरीके से एल्गोरिथमिक इस्तेमाल भी करना चाहिए था, तो उस हर चीज़ के लिए एक मेजर फाइनेंशियल मार्केट चाहिए। तो और सेकेंडली हमारा केस में ये भी हुआ है कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज वाले देश हो गए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलरेडी डोमिनेंट प्लेयर्स लाइक गूगल वर ऑलरेडी देयर, सो टू गो एंड बीट देम इन देयर गेम would have been very difficult with the level of investments जो हम कर रहे हैं या हमारे एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। और इसके बाद टेक्नोलॉजी की R&D में इन्वेस्टमेंट्स वो हमारे लिए हमेशा कम रहे हैं। आजकल हम धीरे 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 उसको रियलाइज कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो कैचअप करना जिस तरीके से अमेरिका में एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, वो हम आज भी हम बहुत पीछे हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क एपेटाइट, ये सारी चीज बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सर एआई सर्च सर्च, इंजन सर सब एक अब AI चैट बता जीपीटी, परप्लेक्सिटी सब वहीं से सर्च कर रहे हैं, तो हाँ। सर क्या ये हमारा एक सेकंड चांस भी हो सकता नहीं, है अब इनफैक्ट? तो कोशिश है, जब LLM दुनिया को ले गया, और जब आपकी ओपन AI की चैट जीपीटी या एंट्रोपिक की क्लोड आए, और इसके बाद चाइना के कुछ ही मतलब डीप सिक जैसे प्लेटफॉर्म भी LLM दे दिए, तो हम बोल रहे हैं कि हम अपने फोकस्ड मॉडल्स बनाते जाएंगे। और मुझे लगता है कि उसमें एक सुविधा है, क्योंकि चाहे सरकार रहे, चाहे अपने एंटरप्रेन्योर्स रहे, चाहे अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम रहे, वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रहे, एक प्रयास इस वक्त है कि हम सब मिल के किसी तरीके से ये कल्चर यहाँ लाए कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हमने किया था, उसमें हम जिस तरीक़ा से इतने सारे सेशंस करे, इतने सारे लोगों को सुविधा दी कि आके आप देखें कि इस तरीके से आगे बढ़े, तो एक ओपननेस और इंक्लूसिविटी की अप्रोच से किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाए। मुझे लगता है एक कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक एक स्लगिशनेस होता था वो कम होते रहे। बहुत सारे सेशंस अगर आप देखिए, ये जो किसी एक संस्था तो क्यूरेट करने दे दिया, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छे अच्छे सेशंस किए हुए इस बार। तो ये कल्चर अगर हम अगर ठीक से रखते हैं या आगे बढ़ाते या इसको सपोर्ट देते रहते, मुझे लगता है कि यहाँ AI में हम अपना एक निश एरिया बना सकता है। अब बात आती है कि स्टार्टअप्स की कैपेसिटी कितना रहते हैं, कितनी सस्टेन कर सकते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी एक मिशन मोड अप्रोच में प्रयास होना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार नहीं कर सकते, ये पूरी ये इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। अब ये कितने दूर तक होते हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। So government अभी 38,000 GPUs already वो तो बहुत कम है। अभी फिर भी they are targeting 1 lakh. फिर भी ये बहुत अच्छा प्रयास रहा कि आप GPUs को अवेलेबल करके दे रहे सब्सिडाइज्ड प्राइस। तो ये तो इनकरेजिंग फैक्टर है, लेकिन स्टार्टअप्स कैसे यहाँ रहे,
स्टार्टअप्स खाली वो अमेरिका और यूरोप की तरफ ना देखे। सर हमारे क्या इंडियन इन्वेस्टर्स डर रहे हैं ऐसे मूनशॉट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, या मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म गेन पे ज्यादा फोकस है? नहीं, कहीं इनको लगता है कि ये कोई बबल उबल ना अभी भी पड़ा है एआई में और लगा के हमारा ना पैसा चले जाए। और हमारा एक ये अब कल्चर है, कह सकते हैं हर्ड मेंटेलिटी एक कल्चर है। अगर आप जाते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में सब चले जाते हैं। तो अलग अलग एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप करे, सक्सेस स्टोरी करे और फिर इकट्ठा होके कलेक्टिवली काम करे। थोड़ा बहुत आपकी रिकैलिब्रेशन हर चीज में होना पड़ेगा। मुझे लगता है आज के डेट में इंटरनेट की जिस तरीके से उपभोक्ता इस देश में है, एक जागरूकता लोगों का बीच में है, किस तरीके से हमारे यूपीआई से सारे देश के लोग जो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, किस तरीके से वो आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है कि हमारे जो लोग हैं वो डिजिटली लिटरेट लोग हैं। तो डिजिटली लिटरेट लोग अगर जब है तो आपकी बेस ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए है। जो 20 साल 30 साल पहले थे, आज लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं। उस इनको सोचना नहीं पड़ रहा है कि क्यूआर कोड कैसा बनता है या क्यूआर कोड का पीछे क्या होता है। इनका एक ट्रस्ट या विश्वास आ गया है कि क्यूआर कोड जो है हमारे सामने वो सेफ है और ट्रांजैक्शन कर रहा है, देख रहा है, सेकंड्स में वहाँ चले गए। तो एक विश्वास लोगों के बीच में पैदा हो गया। तो इसलिए जब लोग आपकी एम्पावर्ड सोच रहे हैं अपने आप को टेक्नोलॉजी, आप और कदम ले सकता है कि किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप की तरह या और थोड़ा और स्मार्ट कंज्यूमर्स की तरह। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे, अगर आप देखें तो आपके ये नेशनल रिसोर्स है। कलेक्टिवली अगर आप देखें तो आपके पास इतने लोग आज डिजिटली एम्पावर्ड है। इससे आपको एक एक तो इंक्लूसिविटी पहले आते हैं, इसके बाद एक इंटीग्रेशन की बात आती है, नेशनल इंटीग्रेशन के बाद तीसरा आते हैं कि आप नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव देखें तो आप जानते हैं कि आपकी जो इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन को आप लेके चल सकते हैं। तो इसी में टेलर मेड सॉल्यूशंस आप कैसे इनको अट्रैक्ट करें, आप इनको और क्या सर्विसेज दे सकते हैं, आप इनसे क्या पार्टिसिपेशन कर सकता है। जैसे फार्मर्स है, हर देश के हर जगह में फार्मर्स है, किसी का प्रोड्यूस एप्पल का यहाँ हो रहा है, एप्पल का वहाँ हो रहा है, तो कॉमन मार्केट इनको आप दीजिए, एक्सपोर्ट के पोटेंशियल दीजिए, या एआई के माध्यम से आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को मेरे पास पहुँचाए। तो ऐसा प्रयास है हो रहा है। तो बेस जब इम्प्रूव होते हैं तो धीरे 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 लोगों का कॉन्फिडेंस कि टेक्नोलॉजी जो आता है, जो टेक्नोलॉजीज जो चेंजेस लाता है, उस टेक्नोलॉजी के साथ वो भी स्विम करके एक साथ आगे बढ़ सकता है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे, क्योंकि इंडिया कोई दूसरा देश वैसा नहीं है कि जिससे कंपैरिजन करो, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन 140 करोड़ पॉपुलेशन है लोगों की। तो वहाँ पर डिजिटलाइजेशन लाना या अपनी नई स्कीम इम्प्लीमेंट करना, एग्जाम्पल राजीव गांधी जी ने कहा था सर कि अगर 100 रुपए जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो 15 रुपए गरीब तक पहुँचता है। तो उसके लिए आपने जैम का बताया कि जनधन आधार हमारा आया। अब सर जनधन आधार यूपीआई तो आया है, इससे हो गया है कि सबके पास पैसा ज्यादा पहुंच रहा है, बट कहीं ना कहीं सर प्राइवेसी का कंसर्न तो आ गया है। अभी लोगों को अपना डेटा का कंसर्न रहता है, प्लस हमारा जो डीपीडीपी एक्ट आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें सर ऐसा किया गया कि सिटीजन्स को बताया कि आपका डेटा पूरा प्रोटेक्टेड है। हाउएवर जो गवर्नमेंट के लिए कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए। तो सर एज अ सिटीजन वो इस चीज को कैसे समझे कि नेशनल सिक्योरिटी को भी बैलेंस करना जरूरी है और मीनवाइल हमें प्राइवेसी भी मिल रही है। देखिए, आपने जिस तरीके से हमारे इतने बड़े एक पॉपुलेशन वाले हमारे देश है और उसमें बहुत सारे लोग आज डिजिटली एम्पावर्ड है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और जनधन के माध्यम से हमने बहुत सारे नेशनल रिसोर्सेस अपने बचाए कि सेकंड्स में किसी के अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। पहले मिडिलमैन, एक मिडिलमैन नहीं 10 मिडिलमैन आज सेकंड्स में जाते हैं। उससे तो बहुत फ़ायदा देश का हुआ है। लेकिन साथ साथ में ये जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, इंफॉर्मेशन है, ये
एक हथियार बन सकता है अगर मिसयूज होता है। तो जैसे कि आपने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया है, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, मुझे लगता है कि मिसयूज को रोक सकता है। जैसा डेटा फिड्यूशियरी का, अगर आपकी डेटा ले रहा है तो पहली बात है आपके कंसेंट लेके काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपकी कंसेंट के बाद वो जो इस ये जो डेटा वो सीक कर रहा है वो किस पर्पस के लिए, तो प्रोपोर्शन, टाइम, ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपसे लेंगे आपके डेटा, तो उसकी प्रोटेक्शन टाइम बाउंड और प्रोपोर्शनेट अप्रोच को रखा गया है, ताकि या पर्पस लिमिटेशन, लोगों को पता लगे कि इनकी डेटा कितनी है। अब बात आते हैं कि लोग कितना समझते हैं कि वो डेटा नेशनल सिक्योरिटी का भी कोई इम्पैक्ट होता है, या नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार आपसे कुछ भी मांग मांग सकता है। जैसा कि मतलब कानून जब आप बनाते हैं तो उसमें हर हर समय अगर आप एक किसी तरीके से एग्जामिशन की सोच हो जाती है कि सरकार मांगे तो सरकार को मिल जाए। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग केस अमेरिका में चल रहा है इस वक्त, एंथ्रोपिक। एंट्रोपिक और पेंटागन के बीच। बट हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, एक सरकार का एक अच्छा प्रयास ये रहा कि लाइट टच अप्रोच रेगुलेशन अपना रहा है ये टेक इकोसिस्टम में। अगर इवन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या साथ में जो रूल्स लाए, ये अगर इंडस्ट्री लेवल या गेमिंग की जो सिचुएशन थी, इंडस्ट्री की तरफ से अगर इसको समझ के वो अपना कदम उठाए और लोगों को शिकार होने, साइबर क्राइम के शिकार होना या प्राइवेसी वायलेशन के शिकार होने से कम होने के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर दिया जा रहा है। और अगर वो नहीं करते, मिसयूज करते, तो आपके पास रेगुलेटर है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस में ये होना है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जिस तरीक़े से होना है, आपको कुछ लीगल स्टेप्स और रेगुलेटरी स्टेप्स ज़रूर रखना है जो सरकार ने किया हुआ है, और बाकी आगे इंडस्ट्री को फ्री एक प्लेटफॉर्म दे, ताकि वो लीगल सीमा की बीच में अगर आप काम कर रहा वो काम कर रहा है तो ठीक है, माने मार्केट शुड डिसाइड हाउ एवरीवन ऑपरेट्स। सर, आपका एक लेटेस्ट आर्टिकल था कि जिसमें व्हाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट शेयर बिल, जो अश्विनी वैष्णव सर ने भी हाईलाइट की। 100 मिलियन क्रिएटर्स हैं सर, लेकिन 8 to 9% को ही पेमेंट ज्यादा हो रहा है। सो ये क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या आपका क्या क्रिएटर इकोनॉमी की तरफ कहना है? ज़रूर, वो तो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो खुद क्रिएटर नहीं है, वो सिर्फ एग्रीगेटर है। तो जो क्रिएटर है उसको अगर आप सपोर्ट नहीं करते, और विशेषकर ये इसलिए आता है क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर आप देखिए तो हमारे देश में पिछले साल मेरे ख्याल से $14 बिलियन की डिजिटल एडवर्टाइजमेंट खर्चा किए। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स से लेके जा रहा है, और इससे प्रिंट मीडियम और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आज इनको मतलब रेवेन्यूज कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जा रहे हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स है, सिर्फ वो जर्नलिस्ट नहीं होते। आज के डेट में बहुत सारे लोग अलग अलग क्रिएटिव काम करते हैं। तो इनको सस्टेन करने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म्स की तरफ से डेफिनेटली रेवेन्यू शेयर होना पड़ेगा। और ये कोई लिखित तो फॉर्मूला नहीं है कि इस बेसिस में आप करते रहेंगे, लेकिन आप जितनी वाइडर कंटेंट क्रिएटर्स के पास आप जाते हैं, इनको शामिल करते हैं, तो आपकी भी जो बिजनेस है वो और बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और विशेषकर एक आकर्षण लोगों का बीच में आज है कि हम किसी तरीके से इन्फ्लुएंसर बने, या कोई कंटेंट, छोटा छोटा कंटेंट क्रिएट किया, और उसमें बहुत सारे इंजेन्युइटी होते हैं। तो अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं तो उनको तो फ़ायदा होता है, लेकिन आपको भी इनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि रेवेन्यू आपके और बढ़ते जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस दिशा में लोगों के अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं, या जिस तरीके से लोगों का
डिवाइस में ही कंटेंट एब्जॉर्ब करने का, चाहे न्यूज़ हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे खेल हो, ये डिवाइस में, हैंडहेल्ड डिवाइस में जाते जा रहा है। तो इस तरीके से कंटेंट क्रिएटर सबको इनकी तरफ से और सपोर्ट देना चाहिए, और नहीं तो कानूनी कदम जैसे मंत्री जी ने बताया लेना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के शुरुआत में जो इनकी प्रोविजंस रहे हैं सेफ हार्बर की, वो इसलिए दिया जाता था कि इनकी कोई भूमिका नहीं होती थी कि एक कंटेंट की इंसेप्शन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। आज के डेट में वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, कभी कभी केसेस में वो इन्वॉल्व भी होते हैं, और उनको पता भी लगता है कि किस तरीके से इनकी बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ते जाए। बहुत केसेस में ये भी देखा जा रहा है कि वो सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट देख रहा है, वो जो एक इनकी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के हिसाब से जिस तरीके से एक नॉन पार्शियलिटी रूप होना चाहिए, वो भी नहीं होते बहुत समय। इसलिए मुझे लगता है कि वो खुद अपने आप ये एफर्ट ले कि कंटेंट क्रिएटर को किस तरीके से और शामिल करें। सर सोशल मीडिया पे सर इन्फॉर्मेशन बहुत, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी फैलती है। 2012 का सर एक इंसिडेंट था जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उन्होंने बैंगलोर छोड़ना शुरू कर दिया था, मास माइग्रेशन होने लग गया था, कुछ फेक इमेजेस वगैरह सर्कुलेट हुई थी। तो सर वो क्या इंसिडेंट था एंड व्हाई इट ट्रिगर्ड इतना कि 15,000 से 30,000 लोग बैंगलोर से नॉर्थ ईस्ट वापस चले गए? मैं तो बेंगलोर उस समय गया था स्टूडेंट ओह। से बात करने के लिए, और मैं उस समय कर्नाटका की डीजीपी साहब से भी मैं मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बीच में भी बोल के आया कि कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई नहीं मारेंगे। एक अफवाह फैलाया गया था कि आपको अटैक किया जाएगा, या और तो सब सारे ट्रेनों में जिस तरीके से कि बहुत सारे अपने आप को चोट भी लगे हैं, स्टम्पिट की सिचुएशन हो गए थे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक भय की सिचुएशन हो गई। तो ये हमारे देश बड़ा सेंसिटिव होते हैं ऐसे मामले, कम्युनल मैटर्स और एथनिक मैटर्स बड़ा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उसी समय इसको रोकना बड़ा ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो कोई भी इस तरीके से र्यूमर स्प्रेड होने के लिए समय लगते थे, लेकिन सोशल मीडिया होने के ना सेकंड्स में ये हर जगह चले जाते हैं। और आज का डेट में जैसे एआई के माध्यम से जब कंटेंट आते हैं, वो आप कभी कभी डिप फेक्स को आप डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते कि सही है कि नहीं, तो साधारण लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये सही हुआ है, और इसके बाद इमोशनल हो जाते हैं, इमोशन भड़का, कुछ लोग इमोशन भी भड़काते हैं इसमें, इसके बाद एक तनावपूर्ण सिचुएशन हो जाता है। तो वो भी वैसा रहा है, और कुछ महीनों बाद धीरे 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 लोगों में समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं कि कर्नाटका में उनको भगाया जाएगा या मारा जाएगा। लेकिन उस समय बड़ा भयानक सिचुएशन था, मुझे भी खुद अब जैसे पूछ रहा है मुझे याद हो रहा है कि मैं कैसे गया था और लोगों से बातचीत किया था। सर और सर जैसे ये मिस इन्फॉर्मेशन से कुछ कुछ इस तरीके से भी हो जाता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, एंड सर नेक्स्ट हमारा ये रहता ही है। अब सर साइबर इंसिडेंट के ऊपर सर बात करें, इतने साइबर अटैक्स हो रहे हैं और हमारी जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब 83% अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पे साइबर अटैक हुआ है तो डेटा के अनुसार सर 24% के पास ही रिसोर्सेज थे उस अटैक को टैकल करने के लिए। तो सर ये इतना गैप क्यों और हमारी रेडीनेस इतनी कम क्यों है? देखिए, साइबर क्राइम्स की प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, आपको हमेशा पैच लगाना पड़ता है, आपको हमेशा नेटवर्क्स को मॉनिटर करने पड़ते हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी, यहाँ नहीं, विश्व में बहुत जगह में ऐसे थे, सिक्योरिटी एक लास्ट प्रायोरिटी होता था, ठीक है रखना चाहिए, रख देते। या किसी कंपनी में वो कभी बोर्ड रूम का इम्पोर्टेंस नहीं होता, वो एक जो टेक का इंसान है उस संस्था में वही देखते थे। आज के डेट में मुझे लगता है तो फर्क पड़ा है कि लोग समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, और सर्ट इंडिया की एक मैंडेटरी नॉर्म भी है कि आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कोई भी इंसिडेंट होता है। तो लोग रिपोर्ट भी नहीं करते क्योंकि डरते हैं, या एक वो होता है कि हमारा क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाएगा, या और कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा तो और कुछ मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स और होना चाहिए हमारे कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, सरकार की तरफ से कि आप कैसे अपने आप को साइबर सिक्योर रहे, और उस इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ आपके
पैचेस और कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है, उसमें आपको प्रोसेसेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसमें आपके जो लोगो है उनका जो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एक साइबर हाइजीन है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप जानते हैं और एक फॉर्मूला के हिसाब से बना लेते हैं, मेमोराइज करके रखते हैं कि भाई हम ये स्टेप्स लेते रहेंगे, तो ज़्यादातर केसेस में आप बच जाएंगे। अब जैसे कि ईमेल, लोगों के अपना पासवर्ड इस तरीके से पासवर्ड रखता है कि वो इजीली उनकी तरफ इंटेलिजेंटली गैस किया जा सकता है, या वो पासवर्ड बना के वो किसी एक पेपर में लिख के अपने वॉलेट में रख देते हैं, या अपने किसी दोस्त या फैमिली की लोगों को बताते हैं। ऐसे ही घटनाएं होते हैं जहाँ से रिस्क होते हैं। और दूसरी बात होती है आज के डेट में साइबर अरेस्ट और बैंकिंग फ्रॉड इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो उसमें क्या होता है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपको गुमराह कर देते हैं, आपको इस तरीके से कुछ बातें बताते हैं कि आप विश्वास कर लेते हैं कि वो सही बैंक से किया हुआ है, या कोई पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो आप इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो आपको कभी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए किसी को भी, चाहे वो बोले बैंक का मैनेजर हो, चाहे वो बोले पुलिस हो। ये थंब रूल होता है कि जो आप अपने सामने नहीं देखते हैं, उसमें आप उसको आप कभी विश्वास मत करो। अगर आप ऐसा अपनाते हैं तो आप जनरली साइबर अटैक नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि बुजुर्ग लोग होता है या बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको इमीडिएटली समझते नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि एक प्रयास होना चाहिए। सरकार ठीक है कदम ले, लेकिन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है और बैंक्स, टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट्स, इनको इन्वेस्ट करना चाहिए कि लोगों का बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार कॉन्टिन्यूसली किस तरीके से नए नए क्राइम हो रहा है वो उसकी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या करना। और जैसे मैंने बताया कि एक साइबर हाइजीन सब अपने आप अपना लिए बनाना चाहिए कि भाई ये हमारा स्टेप्स है, ये हुआ तो या ये हुआ तो, ये प्रैक्टिस करते रहे ताकि माइंड में ये हमेशा रहे, तो कभी अटैक नहीं होंगे। सर, कोई ऐसा साइबर अटैक हुआ हो इंडिया पे नेबरिंग कंट्रीज द्वारा जो आप जिसमें आप कभी इन्वॉल्व रहे हो, आपको डिकोड किया हो? पाकिस्तान और चाइना की तरफ से तो लगातार होते रहता है, और इनका टारगेट लगातार हमारे रक्षा संस्था या लेबोरेटरीज में होता है। काफ़ी सारे होते हैं। एक केस आपको पता है 2 साल पहले एम्स का ऊपर एक काफ़ी बड़ा केस हुआ था। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं। और आप तो जानते हैं आज हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अच्छे काम कर रहे हैं। सर्टिन के अलावा आपकी पुलिस राज्य की अलग अलग पुलिस संस्था के भी, और विशेषकर होम मिनिस्ट्री में जो I4C है, ये एक अच्छा कदम रहा सरकार की तरफ से। और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने S4C भी वो किया कि स्टेट सारे जो केसेस है इन्वेस्टिगेट वो शेयर होते रहेंगे लोगों का बीच में। तो रियल टाइम बेसिस में अगर कोऑर्डिनेशन रहे तो बहुत सारे क्राइम्स आप एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर सकते हैं और आगे रोक भी सकते हैं। बड़ी कंपनीज का जैसे डीप फेक वाला आप देखोगे, रश्मिका मंदाना जी की फोटो हुई थी, देन वो ग्रॉक का इंसिडेंट हुआ था। तो सर इसको तो हमारे हाथ में नहीं है प्रिवेंट करना। हाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग कि हम डीप फेक से हम बच पाए? देखिए, अब अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने अभी नया रेगुलेशंस लाए इसी फरवरी महीने में इस साल, कि आप किस तरीके से ये सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो AI जनरेटेड, वो डिप फेक भी इसमें आता है, किस तरीके से आप इसको डील करेंगे, कहाँ आप लेवलिंग करेंगे। और अगर इस तरीके से मिसयूज होता है और कंटेंट आगे जाता है, तो पहले जो 36 घंटा की समय सीमा थे उसको टेक डाउन नोटिस को, उसको 3 घंटा में लाया गया। तो हालांकि 3 घंटा में जब लाया तो वो टाइम भी, उसमें भी बहुत कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि सरकार आदेश दिया है कि आप इसको हटाओ। जनरली प्लेटफॉर्म्स वो अपना भी वेरीफाई करेंगे, तो उनको भी समय उमें चाहिए। लेकिन कदम सरकार की तरफ से रहे हैं कि कैसे रोका। अभी ऐसा है कि बहुत सारे डिफेक है, आप आइडेंटिफाई अभी भी नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है कि इतने नेचुरली उसको दिखाई देता है। इसीलिए लेवलिंग की जो बात आती है, और विशेषकर ये सारे चीज़ किसी मीडियम से सर्कुलेट होते हैं, अगर सोशल मीडिया पकड़िए या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो जो रेगुलेशन लाया गया है उससे ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपना नेटवर्क से अगर ये ट्रांसमिट होता है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए कदम सख्त किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उससे कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। वो भी सतर्कता लगाएंगे, इनके पास इतने मुनाफा होता है तो वो भी
मॉनिटरिंग करे, या मॉनिटरिंग से भी ज़्यादा बड़ी बात होती है कि जब एक घटना होते है सरकार या कोर्ट के आदेश का पहले वही खुद इसको इमीडिएटली हटाए। यस सर। तो सर अब थोड़ा सा हम इसको लाइट एंड करेंगे एकदम रैपिड फायर में। सर वन वर्ड या समथिंग जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आए। स्पीड या सिक्योरिटी, अगले 10 साल की प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी। नेक्स्ट यूपीआई क्या होगा, कौन सा सेक्टर, हेल्थ स्टैक, एग्री स्टैक या ओएनडीसी? मुझे लगता है हेल्थ। डिजिटल डिटॉक्स सर, आप दिन में कितना समय फोन से दूर रहते हैं? ये बड़ा बड़ा मुश्किल है, बट ये सबसे बड़ा प्राथमिकता होना चाहिए कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन का हमको बचाना है। यस सर। 1 घंटा सर? वो तो कम होता है और ज्यादा ही होता है। सर स्लो इंटरनेट का जो एरा था 9.6 kbps वाला, सर उसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो आज आप मिस करते हो? डाउनलोड होगा तो उस समय में चाय पी रहा है, गपशप कर रहा है। सर इफ यू आर 20 years old today, क्या आप एआई कोडिंग सीखते या अपना यूट्यूब चैनल चलाते? मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता। सर गूगल पर आपने लास्ट क्या सर्च किया था? मेरे किताब का रिस्पॉन्स क्या है? वाओ। सर गूगल या चैट जीपीटी? गूगल। एंड सर फिजिकल बुक या किंडल? फिजिकल बुक। लास्ट सर, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एआई इन वन वर्ड, जॉब क्रिएटर और जॉब डिस्ट्रॉयर? टफ वन। जॉब क्रिएटर मैं कहूँगा, Wow. और जॉब रिक्रिएटर मैं कह सकता हूँ। So, sir, thank you for joining, and it was a very wonderful session. Sir, 30 years of India's journey तो हमें इस बुक में मिल रही है. The next 30 क्या होने वाली है, इसका हमारा next आपकी बुक का वेट रहेगा. अब तो जैसा हमारा कम्युनिकेशन मिनिस्टर बताया कि 10 साल में अगले वाला निकालना चाहिए, तो हाँ 10 साल में भी बहुत कुछ हो जाएगा। 30 में जो हुआ तो 10 साल में और ज्यादा होगा। So next book, sir, next 10 years की हो होगी. सकता है और पहले भी हो सकता है। Thank you so much. Thank you.